एफबीआई के 8 एजेंट्स को उनकी फाइनल ट्रेनिंग के लिए एक आइलैंड पर भेजा जाता है जहां पर एक डमी क्राइम सीन बनाकर रखा हुआ है। इन्हें क्राइम सीन को जांचना परखना है और एविडेंस कलेक्ट करके ये रिपोर्ट देनी है कि कातिल कौन है। पर वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि उस आइलैंड में वाकई एक साइको कातिल है जो इनके टीम मेंबर्स को एक एक करके कत्ल कर रहा है और इनके लिए क्लूज भी छोड़ रहा है। वो साइको कातिल कौन है ये जानने के लिए एफबीआई एजेंट्स अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन इस मूवी की खास बात यह है कि एजेंट्स के साथ साथ आप भी कातिल का पता लगाने की कोशिश करेंगे, तो अपने अंदर के इन्वेस्टिगेटर को जगाइए और मूवी को एंड तक देखिए। इस मूवी का नाम है माइंड हंटर्स। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में घने जंगल के अंदर एक कार खड़ी होती है। उसमें मूवी की हीरोइन सारा सो रही होती है। लगता है कोई डरावना सपना देख रही है। तभी एक आदमी आकर चुपचाप विंडो पर नॉक करता है। सारा चौंक कर उठती है। वो पूछता है कि ड्यूटी के टाइम सो क्यों गई। तब सारा दरवाजा खोलती है और वो आदमी अंदर बैठ जाता है। दरअसल ये दोनों एफबीआई एजेंट्स हैं और इस आदमी का नाम है जेडी। ये दोनों एक साइको कातिल का केस इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जो कई कत्ल कर चुका है, लेकिन हाल ही में उसने 2 लड़कियों को किडनैप करके एक जगह पे रखा हुआ है। इन्हें उसी जगह का पता लगाना है और दोनों वहीं जा रहे होते हैं। वे जंगल के बीच एक बड़े बंगलों में पहुंचते हैं। सारा जाकर दरवाजा नॉक करती है पर कोई नहीं खोलता। फिर वो विंडो से देखने जाती है तो उसे कई स्प्रे पेंट कैंस मिलते हैं। दूसरी ओर एक कार खड़ी होती है जिसे कवर किया गया है। वो कवर हटाकर नंबर प्लेट को देखते ही तुरंत जेडी से कहती है कि ये उसी की कार है, जरूर उसने लड़कियों को इसी घर में रखा होगा। जेडी तुरंत वॉकी टॉकी पर अपनी फोर्स को बुलाता है। अचानक लड़कियों की चीख सुनाई देती है। दोनों घबराकर घर का दरवाजा खोलते हैं और उस जगह को सर्च करने लगते हैं। एक कमरे में कई लड़कियों की फोटोज चिपकाई हुई है और एक एस्ट्रे जले हुए सिगरेट से भरा हुआ है। दोनों गैस करते हैं कि कातिल एक चेन स्मोकर है। इस तरह हर कमरे की चीजों को ऑब्जर्व करते हुए वो एक कमरा खोलते हैं जहां उन दोनों लड़कियों की लाश मिलती है। मतलब कातिल ने अभी उन्हें खत्म किया होगा। दोनों चौंक कर मुड़ते हैं तो वहां साइको कातिल भी मरा पड़ा होता है। जेडी देखता है कि सीलिंग पर बुलेट का निशान है। यहाँ आप लोग गैस करके कमेंट में बताइएगा कि तीनों कैसे मरे। यहाँ दोनों समझ जाते हैं कि कातिल और लड़कियों के बीच हाथापाई हुई होगी, जिसकी वजह से गलती से ऊपर सीलिंग पर गोली चली। इनकी लड़ाई में लड़कियां भी मर गई और कातिल को भी गलती से गोली चल गई। इस तरह छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से देखकर वे गैस करते हैं कि असल में यहाँ पर हुआ क्या होगा। तभी अचानक सारा के पीछे से एक आदमी आकर सारा की छाती में चाकू घुसाता है। जेडी उसे शूट करता है और वो अजनबी भी जेडी को शूट करने लगता है। दोनों को बुलेट्स लगते हैं और तीनों स्पॉट पर ही मर जाते हैं। और यहाँ पर होती है कहानी खत्म। अरे डर गया क्या? डोंट वरी, ये एंड नहीं है। वहाँ की लाइट्स ऑन होती हैं और तीनों उठ जाते हैं। ये शूटिंग नहीं चल रही है दोस्तों, ये एफबीआई एजेंट्स की ट्रेनिंग है। हमारी सीबीआई की तरह यूएस में एफबीआई काम करती है। उसमें प्रोफाइलर नाम का एक डिपार्टमेंट होता है और ये उसी डिपार्टमेंट की सिमुलेशन ट्रेनिंग है। अब वहाँ ट्रेनिंग हेड हैरिस आकर बताता है कि इन लोगों ने क्या क्या गलतियां की थी। सारा, तुमने एस्ट्रे में सिगरेट्स देखकर डिसाइड कर लिया कि कातिल एक चेन स्मोकर है, लेकिन तुमने ये नोटिस नहीं किया कि वहाँ पर 2 ब्रांड की सिगरेट्स थी। अगर कर लेती तो ये केस ठीक डायरेक्शन में जा पाता। और बाहर तुमने कार को कवर हटाकर देखा, लेकिन तुमने थोड़ा ध्यान दिया होता तो पता चलता कि थोड़ी दूर पर एक और कार भी है। तब तुम्हें पता चल जाता कि इस घर में एक नहीं 2 कातिल हैं। अगर तुम उस कार को भी देखती तो ज्यादा केयरफुल होती और सेकंड कातिल के अटैक को डिफेंड भी कर पाती। अगले राउंड में अगर इस तरह केयरलेस रही तो कभी एफबीआई एजेंट नहीं बन पाओगी, समझी? एफबीआई एजेंट्स को कितना अलर्ट और कॉन्शियस होना चाहिए ये इस सीन में दिखाया गया है। वैसे अगर आपको एफबीआई एजेंट पर बेस्ड मूवीज पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, अगर नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा क्यों नहीं। अब कुछ दिन के बाद हैरिस कुछ टेनिस को बता रहा होता है कि पुलिस और मिलिट्री वेपन से अपना काम करती है, लेकिन तुम्हें उससे भी बड़ी चीज को यूज करना है, वो है तुम्हारा ब्रेन। क्राइम सीन के हर छोटे डिटेल, हर छोटी चीज उसको अच्छे से देखना है, उसके पीछे अपना दिमाग दौड़ाना है। उन्हीं के जरिए तुम पता कर पाओगे कि कातिल किस तरह का इंसान है, उसका अगला मूव क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। तुम्हें हर सेकंड अलर्ट रहना होगा और इसलिए तुम्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है ताकि तुम्हारी तैयारी पूरी तरह से पुख्ता हो जाए। तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी टास्क इस आइलैंड में होगा जिसका नाम है ओनिगा। फाइनल टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, ये कहकर हैरिस चला जाता है। उस रात फाइनलिस्ट्स के लिए डिनर पार्टी होती है। इस टीम में जेडी और सारा को तो हम जानते ही हैं, बाकियों को भी जान लेते हैं। आइए, सारा के पास बैठकर जो स्मोक कर रहा है उसका नाम है बॉबी। सारा के राइट में बैठा है लूकस, इसके सामने बैठा है निकोल, उसके पास बैठा है एक प्लेबॉय जिसका नाम है रफी, आखिर में बैठा है विंसी जो स्पेशली एबल्ड आदमी है। सब बहुत खुश हैं लेकिन विंसी एकदम चुप बैठा होता है। सारा पूछती है तुम इतने उदास क्यों हो, सभी खुशी मना रहे हैं, तुम्हें क्या हुआ? विंसी कहता है कि मैं टेस्ट का रिजल्ट जानता हूँ इसलिए बहुत दुखी हूँ। सारा पूछती है तुम क्या जानते हो? वो बता
बताते हैं कि हैरिस मुझे फाइनल टेस्ट में सिलेक्ट नहीं करेगा, वो मुझे कोई डेस्क जॉब देकर ऑफिस में ही बैठा देगा और तुम भी सिलेक्ट नहीं होने वाली क्योंकि मैंने हैरिस की डेस्क पर सिलेक्शन लिस्ट देख ली है। सारा को लगता है ये नशे में बकवास कर रहा है और कुछ भी नहीं, इसलिए वो उसको सीरियसली नहीं लेती। अगले दिन ये सातों ट्रेनीज और उनका ट्रेनी हेड हैरिस ओनिगा आइलैंड के लिए निकलते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इन्हें एसीपी प्रद्युमन भी ज्वाइन करते हैं। ओह सॉरी, ये वो नहीं, इनका नाम है गैब, जो कि FBI का एक सुपरवाइजर है। ये हैरिस की टीचिंग मेथड्स को देखकर काफी कुछ सीखना चाहता है और इसीलिए इनके साथ चल रहा है। ओनिगा आइलैंड पर कोई नहीं रहता और FBI ने अपने एजेंट्स की ट्रेनिंग के लिए इसे एक सिटी की तरह बना के रखा हुआ है। लोगों की बजाय यहाँ कुछ पपेट्स खड़े कर दिए गए हैं। इन्हें यहाँ पपटियर नाम के एक काल्पनिक कातिल के बारे में पता लगाना है और इन्हें दिए गए केस को सॉल्व भी करना है। हैरिस बताता है कि कातिल ने 2 लोगों का कत्ल किया है और वो कल तीसरा कत्ल करने वाला है। तुम्हें क्राइम सीन को अच्छे से एनालाइज करके पता लगाना है कि कातिल है कौन, उसका मोटिव क्या है, अगला मूव क्या है उसका, वो कहाँ है, कैसा दिखता है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ पता लगाकर तुम्हें मंडे मॉर्निंग मुझे रिपोर्ट करनी है। ओके, मैं उसे चेक करके फिर बताऊंगा कि रिजल्ट कैसा रहा। तुम्हारा टीम लीडर है जेडी। यहाँ जो लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर पड़े हैं वो नेवी के हैं क्योंकि इस आइलैंड में कभी वो रहा करते थे। ये वैसे एक डमी सिटी है लेकिन यहाँ तुम्हारे देखने के लिए काफी सारी चीजें हैं। ये कहकर वो सभी को एक लैब में लेके जाता है जहाँ इनकी जरूरत के सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे DNA टेस्ट, टेम्परेचर सेंसर के चलने वाले सारे इक्विपमेंट्स और भी कई इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं। इन्हें यूज करके तुम्हें कातिल के बारे में पता लगाना है। ये सब कुछ एक्सप्लेन करके हैरिस वहां से चला जाता है। इन्हें कल सुबह काम शुरू करना है। शाम को जेडी कुकिंग करता है और निकोल उसकी मदद करती है। बाकी लोग मजे से गेम खेलकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। ये लोग एक ही टीम के हैं लेकिन गैब इस टीम को बिलोंग नहीं करता, इसलिए सभी इशारों में उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। गैब कहता है कि मैं यहाँ बेकार बैठने तो नहीं आया हूँ माय फ्रेंड्स, मैं ऑब्जर्व करने आया हूँ कि हैरिस ने तुम्हें कैसी ट्रेनिंग दी है। अब तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसके मुताबिक लूकस गैम्बलिंग में इंटरेस्टेड है, राइट? वो हमें जवाब देता है। और निकोल, तुम्हारा इस टीम के एक मेंबर के साथ अफेयर चल रहा है। वो दंग रह जाती है कि इसको कैसे पता चला। और जेडी एक बहुत ही अच्छा लीडर है क्योंकि वो अपनी टीम को वही काम देता है जो वो खुद करने को तैयार है। जेडी भी हैरान हो जाता है। और सारा, तुम्हें इस डिपार्टमेंट में होना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे डर हैं जो तुम्हें हमेशा डिस्टर्ब और कंफ्यूज कर देते हैं। हालांकि ये सच है पर फिर भी सबके सामने ये सब कुछ कहना ठीक नहीं होता और इससे सारा परेशान होकर चली जाती है। लूकस उसे हिम्मत देता है कि डर किसने नहीं देखा, डर सबको है, किसे नहीं है। बचपन में मेरे पेरेंट्स बेरहमी से मारे गए थे, अब भी मुझे वो दिन याद हैं, लेकिन पास्ट को भूलकर हम सबको अपना काम करना पड़ता है। तुम भी सीख जाओगी। ये सुनकर सारा को थोड़ा तसल्ली होती है। अगली सुबह सारा बाथरूम से चिल्लाती है। सभी घबरा कर जाते हैं तो वहाँ किसी ने एक बिल्ली को मारकर लटकाया होता है। उसके पेट से घड़ी लटक रही है जो 10 बजे पे रुकी हुई है। जेडी बताता है कि हमारा टास्क शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में जेडी अपनी टीम को लेकर कातिल की तलाश में निकलता है। सभी अलग अलग जगहों में जाकर चेक करते हैं कि कहाँ पर क्या है। तभी विंसी चिल्लाकर उनको एक जगह पर बुलाता है। वे जाकर देखते हैं कि एक लड़की को बुरी तरह मारकर लटकाया गया है। असल में ये एक डमी है और ये जगह क्राइम सीन है। लीडर होने के नाते जेडी सबको वार्न करता है कि मुझसे पूछे बिना कोई किसी चीज को हाथ मत लगाओ, हर छोटी डिटेल को सिर्फ ऑब्जर्व करके पता लगाओ। एक डमी म्यूजिक प्लेयर में सॉन्ग प्ले होता है। अब वे कंफ्यूज होते हैं कि ये कोई क्लू है या फिर म्यूजिक प्लेयर को बंद कर देना चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह जेडी पहले कदम उठाता है और टेप को ऑफ करने के लिए एक बटन दबाता है, लेकिन उसका एक पार्ट गिरकर एक कार्ड को धक्का देता है। लेकिन ये क्या, ये तो डोमिनो इफेक्ट लगता है। चेन रिएक्शन की तरह ये कार्ड्स गिरने लगते हैं। सभी देखते रहते हैं कि ये कहाँ जाकर रुकेगा, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तभी लास्ट कार्ड गिरता है जिसकी वजह से एक बॉल लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर पर गिरती है। सिलेंडर गिरता है और लिक्विड नाइट्रोजन सीधे जेडी पर स्प्रे होता है। उसका पैर तुरंत फ्रीज हो जाते हैं। वो चिल्लाता है लेकिन तब तक उसका पूरा शरीर फ्रीज हो जाता है और वो गिरकर बर्फ की तरह बिखर जाता है। बाकी लोग समझ ही नहीं पाते कि ये सच है या कोई गेम, क्या ये एक्सीडेंट था। लेकिन तभी 10 बजते हैं। दरअसल बिल्ली पर जो वॉच मिला था वो 10 बजे पर अटका था। वही इनका क्लू था कि 10 बजे टीम का एक मेंबर मारा जाएगा। और अब तो सभी डरने लगते हैं। वे जेडी की बॉडी को दफना देते हैं। करते भी क्या, वापस आने पर स्नूकर टेबल पर एक और वॉच होती है जिसमें 12 बजे होते हैं। इनको तो गुस्सा आता है कि ये FBI की ट्रेनिंग है या ये लोग हमारी जान के साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं। वे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन विंसी चल नहीं सकता और व्हील चेयर पर बहुत ही पीछे आ रहा होता है। ये लोग जैसे ही एक बोट के पास पहुंचते हैं तो एक लेजर ट्रिगर होता है और बोट होती है ब्लास्ट। सभी पानी में गिरते हैं। सारा को पानी से बहुत डर लगता है। लूकस उसे बचाकर ऊपर लेके आ ही जाता है। अब वे रियलाइज करते हैं कि इस आइलैंड पर सच में एक साइको कातिल है
जो एक एक करके इनको मार डालना चाहता है, और यहाँ से ये लोग किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। अब इन्हें मंडे का इंतजार करना पड़ेगा जब हैरिस आकर इनको लेके जाएगा, लेकिन तब तक इनकी जान बचेगी तब ना। तभी विंसी कहता है कि एफबीआई से पहले इस आइलैंड को नेवी यूज करती थी, तो यहाँ उनके छोड़े हुए वेपन जरूर होंगे, उनकी मदद से हम कातिल से बच सकते हैं। फिर वे उस जगह को ढूंढने निकलते हैं जहाँ ढेर सारे वेपन्स हैं। सभी वेपन्स बटोर लेते हैं और उन्हें एक थर्मल डिवाइस भी मिलता है जो बॉडी हीट को सेंस कर लेता है। उसके जरिए वे पूरे आइलैंड को स्कैन करते हैं। इस खतरनाक वक्त में भी सारा और लूकस के बीच थोड़ा रोमांस होता है। विंसी बिल्डिंग के अंदर ही घूम रहा होता है। अब 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं। 12 बजे इनमें से एक और मेंबर मारा जाएगा। ये सोचकर सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। सबके पास गन है और अगर खूनी आ गया तो वे उसे भून डालेंगे। पर इस आइलैंड पर इनके अलावा और कोई है ही नहीं। सारा को अचानक सोचता है कि अगर हमारे अलावा यहाँ कोई है नहीं तो शायद हम में से ही एक कातिल है। ये सुनकर सभी अपनी अपनी गन हाथ में रख लेते हैं और तब लूकस गैब पर एम करता है। वो बताता है कि गैब के कमरे में इस आइलैंड का ब्लूप्रिंट यानी कि इंपॉर्टेंट स्पॉट्स और आइलैंड के बारे में हर छोटी डिटेल मिली है, यही कातिल है। पर गैब समझाता है कि मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना तुम लोग जानते हो। अचानक वो बेहोश हो जाता है। फिर एक एक करके बाकी लोग भी बेहोश हो जाते हैं। इनकी कॉफी में बेहोशी की दवा मिली थी। कुछ घंटों के बाद सबको होश आता है और वे तुरंत गैब को हैंडकफ पहनाकर एक जगह बैठा देते हैं। 12 बजे कोई नहीं मरा था, पर रफी अब तक नहीं उठता। वे उसे जगाते हैं तो उसका सर धड़ से अलग होकर विंसी की गोद में गिर जाता है और उसका खून निकालकर ग्लास पर कई सारे नंबर्स लिखे होते हैं। वहाँ 2 वॉचेस लटक रहे हैं जो 6 बजे दिखा रहे हैं, मतलब अगली मौत 6 बजे होगी। लेकिन इस बार 2 लोग मरेंगे, इसलिए 2 वॉचेस रखी हुई है। वे फिर से गैब से सवाल करते हैं कि सच सच बताओ तुम ये क्यों कर रहे हो। गैब बार बार कहता है कि मैं एफबीआई की तरफ से लोगों को ऑब्जर्व करने आया हूँ, तुम लोग खामखा मुझे हैंडकफ करके रखे हो। तभी घड़ी देखते हैं तो 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं। इस बार अगले कत्ल को रोकना ही होगा। ये सोचकर वे विंसी को गैब पर नजर रखने के लिए छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि विंसी के पास उसका पुरानी गन है। सारा और बॉबी नंबर्स और कोड्स क्रैक करने में एक्सपर्ट्स होते हैं, इसलिए उन्हें ग्लास पर लिखे हुए नंबर्स को क्रैक करने का काम दिया जाता है। दूसरी ओर लूकस और निकोल दूसरे क्लूज ढूंढने लगते हैं। सारा पता लगाती है कि वो नंबर्स लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कातिल का अगला क्लू है लाइट। सारा अचानक सारे लाइट्स ऑफ कर देती है और वे नोटिस करते हैं कि हर एक जैकेट पर कुछ चमक रहा होता है। यहाँ के इक्विपमेंट से वे पता लगाते हैं कि इनके जैकेट पर रेडियम से एक एक अल्फाबेट लिखा हुआ है। सभी अपने जैकेट्स उतार कर देखते हैं तो उन्हें AORT करके 4 लेटर्स मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? वहाँ विंसी गैब को गन दिखाकर धमका ही रहा होता है। तभी उसके पीछे कॉरिडोर में कोई आवाज आती है। वो गन लेकर बाहर जाता है तो अचानक सीलिंग का ट्यूबलाइट नीचे लटकने लगता है और उसका वायर फर्श पर गिरता है। ठीक उसी वक्त वहां का पाइप टूटकर पानी गिरता है और वायर उसमें टच कर रहा होता है। पानी में होता है करंट पास। अब विंसी बैठा रहेगा तो उसे शॉक लग सकता है, इसलिए वो ऊपर की एक रॉड पकड़कर लटकने लगता है। पानी गैब के कमरे में भी भरने लगता है। गैब चिल्लाता है कि अगर अभी भी तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो दोनों मारे जाएंगे। प्लीज मुझ पर विश्वास करो और अपनी गन यहाँ फेंको, मैं हम दोनों को बचा सकता हूँ। विंसी घबरा जाता है और इसे गन दे देता है। विंसी घबराता है कि इसे गन दे दिया तो कहीं ये मुझे ही शूट न कर दे, लेकिन फिलहाल और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो गन पकड़ा ही देता है। गैब अपनी हथकड़ी पर शूट करके उसे तोड़ता है और सीलिंग के रॉड्स पर लटकता हुआ बाहर आता है और विंसी की ओर एम करता है। तो क्या यही कातिल है? आपकी तरह विंसी भी यही सोचकर घबरा जाता है, लेकिन गैब बड़ी सावधानी से दीवार पर शूट करके होल्स बनाता है ताकि वो उसमें हाथ पैर रखकर बाहर जा सके। गन शॉट सुनकर बाकी लोग भाग कर आते हैं, लेकिन विंसी चिल्लाता है कि प्लीज यहाँ मत आओ, तुम्हें करंट शॉक लगेगा। यहाँ गैब धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मेन स्विच के पास पहुंचता है। वो स्विच ऑफ करने जाता है लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। गिरते गिरते वो चिल्लाता है कि मैं मर गया, लेकिन वो मरा नहीं। एक्चुअली नीचे गिरते गिरते उसका हाथ मेन स्विच पर लगा और ऑफ हो गया और अब बाकी के लोग अंदर आते हैं। विंसी सबको बताता है कि गैब कातिल नहीं हो सकता, उसने मेरी जान बचाई है। अब लूकस बॉबी से कहता है कि तुम तो पाइप फिक्स करना जानते हो ना, जाकर उसे ठीक क्यों नहीं कर देते। बॉबी भी जाकर उसे फिक्स करता है और कहता है कि कातिल सच में टैलेंटेड है, हर चीज के बारे में जानता है। ये कहकर वो मुड़ता है तो 3 तीर उसके सीने को चीर देते हैं। अब पता चलता है कि कातिल ने पूरी कैलकुलेशन करके रखी थी कि वो पाइप फिक्स करने आएगा और यहाँ उसने ये ट्रैप सेट कर दिया था। अब गैब गैस करता है कि 6 बजे वाले 2 वॉचेस का मतलब 2 कत्ल नहीं बल्कि 2 ट्रैप हैं। एक ट्रैप था लाइट जिसमें हम बच गए, लेकिन दूसरा ट्रैप ये तीर था जिसमें बॉबी फंसकर मर गया। अब निकोल लूकस से कहता है कि तुमने ही तो बॉबी को पाइप का लीवर बंद करने को कहा था, तो तुम ही तो कातिल हो सकते हो। लूकस टेंशन में कहता है कि अगर हम एक दूसरे पर शक करते रहे तो कातिल एक एक करके हम सबको मार डालेगा। कम से कम जो यहाँ बचे हैं उन्हें यहाँ से जिंदा निकालने का तरीका तो सोचो। अब वे ऊपर आते हैं तो टेबल पर एक और वॉच पड़ी होती है, उसमें
8 बजे दिखाता है। 8 बजे से पहले इन्हें कातिल का पता लगाना है, वरना एक मेंबर मारा जाएगा। वे सभी की जैकेट्स को चेक करते हैं जिन पर रेडियम से अल्फाबेट्स लिखे हैं, और जो मर चुके हैं उनकी जैकेट्स भी मिलाकर देखते हैं तो CROATAN करके एक वर्ड आता है, पर इसका मतलब कोई नहीं जानता सिवाय विंसी के। वो बताता है कि ये एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट था। इंग्लैंड ने एक नए आइलैंड को डिस्कवर किया था और उसे अपने कंट्रोल में करने के लिए 200 लोगों की आर्मी को भेजा था, लेकिन एक भी सोल्जर वापस नहीं आया। जब दूसरी टीम भेजी गई तो उन्होंने देखा कि 200 के 200 सोल्जर्स उस आइलैंड से गायब हो गए हैं, लेकिन वहां एक पेड़ पर CROATAN करके एक शब्द खुरदा हुआ था। शायद कातिल भी उस हिस्टोरिकल इंसिडेंट के बारे में जानता है, इसलिए उसने हमारे जैकेट्स पर एक क्लू छोड़ा है। सारा को गुस्सा आता है कि हम FBI एजेंट हैं या हिस्ट्री टीचर, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास क्यों कर रहे हैं। कातिल ने हमारे 3 साथियों को मार डाला है, कहीं ना कहीं उसने एक गलती तो की होगी, एक तो एविडेंस छोड़ा होगा, हमें उस एविडेंस को ढूंढना है। इस तरह वो अपनी टीम को पॉजिटिवली सोचने को कहती है। सबको उसकी बात ठीक लगती है और हर टीम मेंबर अपनी अपनी इंडिविजुअल टैलेंट को यूज करके सबसे पहले कातिल के बाल, उसकी स्किन के पीसेस या खून, इस तरह के एविडेंसेस ढूंढने लगते हैं। अब रफी जिसका सर काट दिया गया था, उसके नाखूनों के बीच से ब्लड सैंपल्स निकलते हैं। ये जरूर कातिल का होगा, और अगर कातिल इन्हीं की टीम का मेंबर है तो वे लैब में DNA टेस्ट से पता चल जाएगा। अगले सीन में सारा बहुत देर से क्लॉक को देख रही होती है। निकोल को शक होता है और वो उसको अंदर बुलाती है। अंदर जाकर सभी अपने गन्स टेबल पर रख देते हैं, क्योंकि अगर इनमें से एक कातिल निकला तो DNA टेस्ट में पकड़ा जाएगा और फिर सभी उसको मार डालेंगे। अब ब्लड सैंपल के DNA से इनके ब्लड को कंपेयर किया जाता है। टेस्ट का रिजल्ट भी आता है और उसको देखकर सारा की सांस रुक जाती है। वो सारा का DNA है। निकोल तुरंत गन उठाकर सारा के सर पे दबा देती है। सारा विनती करती है कि थोड़ा सोचो कि तुम सबको मारकर मुझे क्या फायदा हो सकता है, मैं कातिल नहीं हूँ। अब लूकस भी निकोल को शांत करता है। विंसी कहती है कि तुम्हें फायदा है। इस आइलैंड में आने से पहले मैंने तुम्हें बताया था कि हम दोनों इस टेस्ट में सिलेक्ट नहीं होने वाले, शायद इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो, लेकिन उससे भी बड़ा एक रीजन है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत रिसर्च की तो पता चला कि तुम्हारी बहन को किसी ने तहस नहस करके पानी में डुबोकर मार डाला, इसलिए तुम्हें पानी से डर लगता है। वो केस FBI के पास गया था, लेकिन अब तक उस कल्प्रिट को सजा नहीं मिली, इसलिए तुम्हें FBI के नाम से चिढ़ है और तुम FBI को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। निकोल सारा पर गन तान देती है, लेकिन कैब उसको रोककर कहता है कि अगर ये कातिल है तो इसका जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि ठीक 8 बजे हम में से एक मरने वाला है। अगर इसे मार डालेंगे तो हम अगले विक्टिम को बचा नहीं पाएंगे। उसकी बात मानकर सब सारा को लॉक करके इंटेरोगेट करते हैं, पर निकोल गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। सारा बार बार कहती है कि मैं कातिल नहीं हूँ। गैब कहता है कि तुम बहुत स्किल्ड हो, इसीलिए हमें तुम पर ही शक है। स्किल शब्द सुनकर सारा को स्ट्राइक होता है कि कातिल इनकी इंडिविजुअल स्किल्स और वीकनेस को अच्छी तरह जानता है और उसी के बेसिस पर वो ये गेम खेल रहा है। जेडी को ही ले लो। कातिल जानता था कि जेडी अपने लीडरशिप स्किल्स को यूज करके हर चीज पहले खुद करने की कोशिश करेगा। उसे पता था कि सिर्फ जेडी उस टैप का स्विच ऑफ करेगा, इसलिए उसने वहां पर ट्रैप सेट किया। रफी कॉफी का एडिक्ट था, इसलिए कातिल ने कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाकर हमें सुला दिया और बेहोशी की हालत में रफी का सर काट दिया। बॉबी मैकेनिकल मामलों में एक्सपर्ट था और कातिल जानता था कि हम उसे पाइप फिक्स करने के लिए भेजेंगे, इसलिए उसने वहां तीर सेट किए थे। इस तरह वो हम में से हर किसी की स्किल के बारे में जानता है और उसी को टारगेट कर रहा है। यहाँ निकोल को दिखाते हैं जो बाहर कॉरिडोर में एक सिगरेट पैकेट देखती है। यस, इसकी वीकनेस है सिगरेट। पैकेट देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती और उसमें से एक सिगरेट निकालकर फूंक देती है। उसमें एसिडिक केमिकल होता है जिससे उसका शरीर अंदर से मेल्ट होने लगता है और वो पानी में गिरकर मर जाती है। अब सबको सारा की बात समझ में आती है। तभी अचानक वहां के इंटरकॉम पर हैरिस की आवाज आती है। मतलब हैरिस इस आइलैंड से गया ही नहीं, तो क्या यही कातिल है? ये सब सोचकर सब उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन विंसी को कमरे में छोड़ देते हैं क्योंकि वो भाग नहीं पाएगा। वो कहता है कि मेरी गन में बुलेट्स नहीं है, लेकिन उससे पहले सभी निकल जाते हैं। अब विंसी व्हील चेयर से निकलकर उस कमरे में जाता है जहां मरे हुए मेंबर्स को रखा गया था। उनमें से एक की गन निकालकर वो अपने डिफेंस के लिए यूज करता है। बाहर लूकस, सारा और गैब कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ से हैरिस की वॉइस ट्रांसमिट हुई थी, लेकिन वहाँ हैरिस नहीं, उसकी लाश सीलिंग से लटक रही होती है। दरअसल कातिल ने हैरिस को यहाँ से जाने ही नहीं दिया और जबरदस्ती उसकी आवाज रिकॉर्ड करके उसे मार डाला था और ये लोग उसकी रिकॉर्डेड वॉइस को सुन रहे थे। तो आखिर कातिल है कौन? क्या दोस्तों आपने गैस कर लिया? तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अचानक तीनों एक दूसरे पे गन तानते हैं, तभी करंट कटती है और तीनों अंधेरे में हर तरफ शूट करने लगते हैं। वहां रखे हुए पुतले उन्हें और कंफ्यूज कर देते हैं। सारा एक डमी बस के नीचे छिप जाती है और देखती है कि गैब लूकस को लगातार शूट करके मार डालता है।
फिर वो लाश को बहुत देर देखता है। सारा उसे देख लेती है, लेकिन तब तक गैब कहता है कि सारा, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो, बाहर आती हो या मैं तुम्हें भी। ये कहकर वो सारा को ढूंढने लगता है। यहाँ विंसी बाहर कोई आवाज को सुनकर लिफ्ट में चढ़ता है। जब लिफ्ट खुलती है तो विंसी मरा पड़ा होता है। दरअसल उसने सारा की आहट सुनी थी, जो गैब से बचकर यहाँ पर आ गई थी। सारा देखती है कि विंसी ने जो गन उठाई थी वो रिवर्स में फायर करती है, मतलब विंसी ने गलती से खुद को शूट कर दिया था। तभी पीछे से गैब आ जाता है और सारा तुरंत उस पर गन तान देती है, लेकिन दोनों में हाथापाई होती है और सारा गिर जाती है। लूकास आकर गैब को पकड़ लेता है और लड़ते लड़ते दोनों ऊपर से नीचे ग्लास पर गिरते हैं। लगता है गैब मर चुका है। लूकास किसी तरह रेंगता हुआ वहां से निकलता है। अब सारा पूछती है कि उसने तुम्हें शूट किया था, फिर तुम बचे कैसे? तब लूकास शर्ट उतार कर दिखाता है कि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ है। लूकास खुश हो जाता है कि आखिरकार गैब मारा गया, यानी कि कातिल। अब हम दोनों यहाँ से बच निकल पाएंगे। लेकिन सारा पूछती है कि गैब कातिल है, इसका क्या प्रूफ है? लूकास कहता है कि प्रूफ कैसे मिलेगा। यहाँ सारा अपना असली टैलेंट दिखाती है। वो कहती है कि कातिल हमारी स्किल्स और वीकनेस के आधार पर गेम खेल रहा था, लेकिन कातिल में भी कुछ स्किल्स और वीकनेस हैं। उसका स्किल यह है कि वो ठीक टाइम पर एक कत्ल करता है। एक सीन में सारा क्लॉक को बहुत ध्यान से देख रही थी। दरअसल उस वक्त सारा ने वॉल क्लॉक का टाइम 10 मिनट पीछे कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने क्लॉक के निडल्स पर रेडियम पाउडर लगा दिया था। सारा को पता था कि कातिल टाइम का पक्का है और वो नहीं चाहेगा कि क्लॉक गलत टाइम दिखाए, इसलिए वो क्लॉक का टाइम जरूर ठीक करेगा और तब उसके हाथ पर रेडियम पाउडर जरूर लगेगा। यही तो मेरा प्लान था। इस तरह फ्लैशबैक बताकर सारा कहती है कि अब मैं गैब के हाथ को चेक करूंगी, अगर उसमें रेडियम पाउडर मिला तो वही कातिल है। ये कहकर सारा गैब के हाथ को टॉर्च लाइट में देखती है, लेकिन उसके हाथ में रेडियम पाउडर नहीं होता। अब सारा कंफ्यूज होती है और लूकास के हाथ पर टॉर्च मारती है तो उसमें रेडियम पावर होता है। यहाँ होता है असली खुलासा। अब लूकास हंसकर सब कुछ बताता है। बचपन में इसकी फैमिली को बेरहमी से मार डाला गया था और केस एफबीआई को मिला था, लेकिन एफबीआई एजेंट्स ने उस केस को ठीक से इन्वेस्टिगेशन तक नहीं किया और कातिल को पकड़ने की कोशिश नहीं की। इसलिए लूकास को एफबीआई एजेंट से सख्त नफरत थी और उसने इस तरह अपना बदला ले लिया। वो कहता है कि तुम सच में टैलेंटेड हो, लेकिन अब तुम मरने वाली हो। तुम्हारी वीकनेस ये है कि तुम्हें पानी से डर लगता है। तुम्हारी असली वीकनेस हूँ मैं, इसलिए तुम मुझे मार नहीं पाई। ये कहकर वो सारा को मारकर खींच लेके जाता है और पानी के अंदर बार बार डुबाता है। सारा बहुत घबराती है, लेकिन तभी वो पानी के अंदर निकोल की लाश देखती है और उसके पास उसकी गन पड़ी होती है। इस वक्त वो अपना डर भूलकर पानी के अंदर स्विम करके उस गन को उठा लेती है। इतने में लूकास भी अंदर कूद जाता है और दोनों एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं, पर पानी की डेंसिटी की वजह से इनके बुलेट्स एक दूसरे पर लगते नहीं। अगर इन्हें शूट करना है तो पानी से बाहर निकलना होगा। दोनों सरफेस की ओर स्विम करते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। अपनी गन बाहर की ओर करके दोनों पानी के अंदर रुक जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी जान जो बचानी है। जो सबसे पहले पानी से निकलेगा वो गोली खाकर मर जाएगा। दोनों सांस रोककर अंदर ही रुकते हैं। दरअसल लूकास सिर्फ इतना जानता है कि सारा को पानी से डर है, पर वो ये नहीं जानता कि पानी में उसकी बहन की मौत से पहले वो बहुत अच्छी स्विमर थी। सारा बहुत देर अपनी सांस रोक कर रखती है, लेकिन लूकास से हो नहीं पाता और वो बाहर निकल ही जाता है। अगले ही सेकंड सारा की गन से गोली निकलती है और लूकास की गर्दन पर लगती है। अब सारा बाहर निकलती है और उस पर गन तान कर खड़ी हो जाती है, पर लूकास अकड़ कर कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो सब तुम्हें ही कातिल कहेंगे और एफबीआई तुम्हें अंदर कर देगा। तुम्हारे सपोर्ट में कोई विटनेस नहीं होगा। और तब पीछे से एक आवाज आती है कि मैं हूँ विटनेस। ये तो गैब है, ये कैसे बच गया? और अब सारा लूकास के सर में 4 बुलेट्स उतारकर उसे खत्म कर देती है। अगले दिन यानी मंडे मॉर्निंग 8 एफबीआई एजेंट्स को पिकअप करने के लिए हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन यहाँ बचे हैं सिर्फ सारा और गैब। हेलीकॉप्टर को देखकर दोनों हंसते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।